हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वो है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका है और आगमन के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अपना जो सेटअप है भारत में उन्होंने जमा लिया है। दोस्तों, अभी इसके पहले एक वीडियो मुझे और बनाना चाहिए था, पर वो मैं इसके बाद बनाऊंगा कि कि भारत में कौन कौन सी विदेशी यूरोपीय शक्तियां भारत में आईं और किस तरह से उनके बीच बीच में युद्ध हुआ और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी कंपनियां स्थापित की और किस तरह से उन्होंने बहुत सारे भारतीय रियासतों से भारतीय जो नवाब थे उनके साथ युद्ध लड़े। वो युद्ध के उसमें आएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत में जब पूरा सेटअप हो गया है तो भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल बने, कौन कौन से गवर्नर बने या कौन कौन से वायसराय बने। दोस्तों, ये 3 पार्टों में वीडियो बनेगा। ये पहला पार्ट है क्योंकि काफ़ी इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी बहुत लार्ज में हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे केवल कि भारत के कौन कौन से गवर्नर हैं या कौन कौन से गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारत की गवर्नर जनरल तथा वायसराय। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, मध्य प्रदेश की जो मैंने कहा था कि मैं 1000 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा वो स्टार्ट हो चुकी है। एक टेस्ट सीरीज़ हो चुकी है और दूसरी आज जो है अपलोड की जाएगी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप उसे 1000 प्रश्नों का अगर एमपी की सॉल्व करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्तर कहाँ पर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1600 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। वहाँ ये भी पूछा जाता है कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस दिन मुगल बादशाह कौन थे। तो दोस्तों, जब हम अगर कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसको बहुत सारे डायमेंशनों में जो है हमको याद रखना पड़ता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी तब सोचिए उस समय का जो मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। ठीक है, क्योंकि 1601 में उनके आखिरी युद्ध बुरहानपुर में हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। आप उर्जित एकेडमी में जाके देख सकते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय क्या हुआ, उस समय पे जो मुगल बादशाह थे वो अकबर थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 बहुत सारे समय बीतता गया और भारत जो अंग्रेज थे इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, नवाबों के साथ युद्ध लड़े और जीतते गए और एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जब वो प्लासी का 1757 में और 64 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरी तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दोस्तों, ये युद्ध है 1757 और 1764 बक्सर का, इसलिए इनको यहाँ नहीं बताया गया है। जो अगला जो टॉपिक होगा इन गवर्नर के बाद, तो उसमें जो है युद्ध में उनको शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों, जब पूरी तरह से वो क्या हुए कि उन्होंने अपना पूरा सत्ता उन्होंने स्थापित कर ली। अब स्थापित हो गई तो उन्हें किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को क्या करना था, एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना था जो कि क्या करे, वो पूरे अब उस चीज़ को देखे समझे। तो इसी के लिए जो है यहाँ पर एक पद बनाया गया गवर्नर का, गवर्नर जनरल का तथा वायसराय का। दोस्तों, ये सब एक ही हैं पर इनमें जो है बदलाव करते गए। तो पहले गवर्नर बने, जब गवर्नर बन गए तो कुछ उन्होंने के बाद गवर्नर जनरल बोला गया। अब फिर जब आगे वो तब्दीली हुई उसमें कुछ मॉडिफाई हुए तो वायसराय बने। अब चलिए दोस्तों, अब क्योंकि जब ये बनते गए तो इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें भी बढ़ोतरी होती गई। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर तो सबसे पहले जो ईस्ट इंडियन कंपनी के उपनाम जो आगमन पर क्या है, बंगाल में क्या करना, क्योंकि बंगाल जो पश्चिम बंगाल था, पहले पूरा बंगाल था, पश्चिम बंग नहीं था, केवल बंगाल था जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र था, पूरा आसाम था। इसके बाद वो पूरा क्षेत्र होते हुए बांग्लादेश भी था, शामिल था। ठीक है, तो उसे बंगाल कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर बंगाल के राज्यपाल के रूप में एक पद बनाया गया है ना, माने एक राज्यपाल होना चाहिए, उसके लिए एक पद बनाया गया जिसे गवर्नर कहा गया। ठीक है, तो बंगाल के पहले जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा है। जब उनको क्योंकि शासन करना था, अब उन्होंने एक पद बनाया जिसे बोला गया क्या, गवर्नर बोला गया। उसी को ही बाद में क्या बोला गया, राज्यपाल था उसे गवर्नर बोला। तो पहले जो गवर्नर बने बंगाल के वो रॉबर्ट क्लाइव बने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही होशियार व्यक्ति थे और उन्होंने
सिंपल से एक क्लर्क आदमी थे ये रॉबर्ट क्लाइव, और इन्होंने की ही जो है अच्छी मतलब जिसे कहा जाए कुशल योग्यता के कारण ही ये बक्सर का साथ ही साथ जो है प्लासी के युद्ध में भी जो है इन्होंने विजय पाई और इस साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत मदद की। तो बंगाल के पहले गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, जबकि गवर्नर से ही बनते हैं। कौन से? कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के आखिरी गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे। इसके बाद भारत के गवर्नर से वायसराय कौन बने और आखिरी कौन बने। ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन की आपस में गुत्थी है। और ये जो और फिर क्या होता है, इसको अक्सर गलत करके आ जाते हैं, तो अपन इसे गलत नहीं करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद क्या हुआ कि समय बीतता गया। इसके बाद 1969 में 1769 में, ठीक है, युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? उसमें ये एक युद्ध हुआ, मैसूर का युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। तो दोस्तों उसको युद्ध में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, पर यहाँ पर हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 1773 में, ठीक है, अब ये चले गए। इसके बाद एक नए गवर्नर जनरल बने, लेकिन अपन थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। 1773 में विनियमन अधिनियम पारित करके बंगाल के राज्यपाल का पद बंगाल के गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। यानी 1773 में क्या हुआ, गवर्नर को गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया, यानी बदल दिया गया। ठीक है, तब वो बंगाल के गवर्नर नहीं कहलाए बल्कि गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है, इसके बाद फिर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये चले गए, काम खत्म हो गया। फिर एक बार फिर चार्टर एक्ट आया 1833 में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो बंगाल के ना रह के पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1858 में, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बने। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1857 युद्ध के बाद फिर क्या हुआ, 1858 में एक एक्ट पारित किया गया जिसके तहत जो है गवर्नर जनरल को और शक्ति दी गई। अब वो क्या बन चुके थे, अब वो वायसराय बन चुके थे। तो वायसराय क्या हुए, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो सीरीज़ बनती आई, तो मैं इन पर पूरी तरह बात करूँगा। अभी ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। तो दोस्तों जो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद क्या हुआ कि अब नए आए, है ना, वॉरेन हेस्टिंग। वो चले गए, उन्हें कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद जो आए वॉरेन हेस्टिंग आए। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या हुआ कि 1872 में वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और 73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब रेगुलेटरी एक्ट क्यों पारित किया गया? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया कि इनमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें धांधली होने लगी थी। ठीक है, तो एक्ट के तहत क्या किया गया, उनमें बहुत सारे, उसमें बोलते हैं कि उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की गई। ठीक है, ये जितने गवर्नर थे सबसे, तो ये भ्रष्टाचार होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनकी जो शक्तियां हैं वो कम करने की, यानी एक प्रकार से इन पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई। तो जो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने और 73 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, एक साल बाद ही, गवर्नर जो बंगाल गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। तो इस तरह से पहले बंगाल गवर्नर कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग हुए, और आखिरी बंगाल गवर्नर कौन हुए, वॉरेन हेस्टिंग हुई। दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। पहले हुए बंगाल गवर्नर वो लॉर्ड पहले कौन से हुए, हाँ, अपने रॉबर्ट क्लाइव हुए। ठीक है, दूसरे कौन से हुए, दूसरे जो गवर्नर हुए वो वॉरेन हेस्टिंग हुए, और ये बंगाल के आखिरी गवर्नर हुए। क्यों? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनको क्या कर दिया गया, इनको प्रमोट करके इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इनको क्या कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया है, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे इन्हीं के अधीन हो गए, इनके बंगाल के सॉरी। ठीक है, तो यानी अगर क्वेश्चन आए कि बंगाल के आखिरी गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों बंगाल के आखिरी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। पहले कौन थे, पहले रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये हुआ क्लियर। तो 17 और इनको गवर्नर जनरल के साथ अधिनियम के तहत बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। दोस्तों जितने रेगुलेटिंग एक्ट है वो सारे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं और प्रावधान पूछे जाते हैं, इसलिए इनमें समाहित करना बहुत ही टफ था, इसलिए इसको समाहित नहीं किया गया। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर थे। इसके तहत गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत?
73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और मद्रास और मुंबई गवर्नर क्या हुआ, इन्हीं के अधीन आ गए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इनके शासनकाल के दौरान जमींदारों को न्यायिक शक्तियाँ दी गई। ठीक है, जो जमींदार हुआ करते थे उनको न्यायिक शक्तियाँ दी गई, यानी वो न्याय भी कर सकते थे। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है, इनके समय में प्रत्येक जिले में नागरिक और आपराधिक मामला अदालतें स्थापित की गई। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसके समय में प्रत्येक जिले में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में प्रत्येक जिले में नागरिक और आपराधिक अदालतें स्थापित की गई, तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि 1781 में इस्लामिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। तो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इस्लामिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया? वॉरेन हेस्टिंग। दोस्तों 1773 जो वॉरेन रेगुलेटिंग एक्ट था दोस्तों, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि 6 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे हिस्ट्री में जितने भी पेपर आए होंगे ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। तो ये पूछा ये जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, कब की, किसके शासनकाल में की। इस तरह से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब किसने की, तो 4 हो गए। तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है, गीता के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो गीता है हम पढ़ते हैं, गीता के अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम विकलिंग्स ने की, और इसको मतलब किसके शासन में? वॉरेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में इन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने 84 में, शायद ये रिपीट हो गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ये रिपीट हो गया 8 नंबर, अपन इसकी बात कर चुके हैं। 9वां नंबर देखते हैं, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। ठीक है, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतें। फौजदारी अदालतें वो होती हैं जिसमें किसी की मौत हो, मतलब किसे आपराधिक मामले होते हैं। दीवानी जो वो होते हैं जो ज़मीन जायदाद इससे संबंधित होते हैं, वो 2 मामले होते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थापना 1772 में, ठीक है, प्रत्येक जिले में की गई। किसने करवाई? वॉरेन हेस्टिंग ने करवाई। 10th नंबर पॉइंट है, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? 73 का, 1773 में। ठीक है, 74 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पे इसके पहले जो है उप मुख्य न्यायाधीश बने। दोस्तों इसमें जो है एक खास बात यह है कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में या किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कल तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 में, 1 साल बाद, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 11वां नंबर का पॉइंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया इसके बाद 84 में। ठीक है, उस समय पे वॉरेन हेस्टिंग ही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे, के विरोध में इस्तीफा देकर वॉरेन हेस्टिंग फरवरी में कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, और इन पर महाभियोग लगाया गया। बंगाल के ये पहले गवर्नर जनरल हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? ये पहले गवर्नर जनरल हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। ब्रिटिश संसद ने इन्हें जो है 1788 से 95 तक इन पर महाभियोग चला, किंतु इन्हें जो है मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि बंगाल के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया, या ओवरऑल चलाया गया? ये पहले ही है, इसके अलावा किसी पे नहीं चलाया गया महाभियोग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है महाभियोग? क्या होता है महाभियोग? हाँ, अपने अपने वर्तमान में भी जैसे राष्ट्रपति हो गया हो, इन पे महाभियोग चलाया जाता है। इनको पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसके साथ कुछ जो है दंड स्वरूप दिया जाता है, उस समय पे था। ठीक है, तो उसे ही महाभियोग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, आखिरी गवर्नर कौन हुए? वॉरेन हेस्टिंग हुए, और वॉरेन हेस्टिंग आखिरी गवर्नर हुए। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? तो दोस्तों पहले गवर्नर जनरल हुए वॉरेन हेस्टिंग हुए। तो वॉरेन हेस्टिंग के पास 2 टैग है। ठीक है, तो ये दोनों टैग आप याद रखिएगा। इसके बाद इनका शासनकाल आया सर जॉन मैकफर्सन का आया। तो इन्होंने ऐसा कुछ विशेष कार्य किया नहीं, 1 साल तक रहे, छोटा सा कार्यकाल रहा, इसलिए इसमें कोई उपलब्धियां नहीं थी। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आए कार्नवालिस आए, 1786 से 93 तक रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनमें मैच द सेंटेंस आता है ना, जोड़ियाँ मिलाने के लिए आता है। अगर आपको सन पता है तो आप कर पाएंगे। उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्रम पूछा जाता है कि किस क्रम में कौन सा गवर्नर जनरल आया, तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति लागू की। ठीक है, मैंने बताया था स्थायी बंदोबस्त क्या होता है दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जब किसानों से कर लेते थे,
ठीक है, कर लेने के लिए इन्होंने क्या किया, सीधे अंग्रेज किसानों से कर ना लेकर किससे, इन्होंने बीच में क्या एक जमींदार खड़ा कर दिया, तो जमींदार उनसे कर लेता था और 90% कंपनी के साथ जाता था, यानी 89% बटे 11 थे, 11% ये लेते थे और जमींदार, और 90% जो है 90% लगभग जमींदार लेते, वो कंपनी लेती थी, यानी इंग्लैंड ले वो क्या बोलते हैं, कॉर्नवालिस के उसमें जाता था, ठीक है, कंपनी के उसमें जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन हैं, तो दोस्तों कॉर्नवालिस हैं। इसका दूसरा है पुलिस की शुरुआत, जो पुलिस में सुधार की शुरुआत इन्होंने ही की। नंबर थर्ड है भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाते थे। दोस्तों जो सिविल सेवा भारतीय शामिल होने लगे ये इन्हीं के द्वारा है, ठीक है। तो सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के जनक थे, भारत में नागरिक की सलग क्या थे, नागरिक सेवा के जनक थे। और 1793 में कॉर्नवालिस ने सिविल कोड भी का निर्माण किया, जो शक्तियों में पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शक्तियों को पृथक्करण से मतलब यहाँ ये हो रहा है कि जो कलेक्टर था, ठीक है, जो कलेक्टर का पद था, मैं सब शक्तियों का पृथक्करण के बारे में बता रहा हूँ। जो कलेक्टर था तो वो उगाही मतलब राजस्व भी करता था, वही क्या करता था, वो न्याय भी काम करता था, न्याय का भी, यानी किसी मुकदमों में किसी को हो तो उसमें वो जज का भी काम करता था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया कि भाई न्याय अलग करेगा और जो राजस्व इन सबका जिस चीज़ें कलेक्टर वाला जो पद है उसको अलग, मतलब वो अलग करेगा, है ना। तो कलेक्टर न्याय नहीं करेगा, इस तरह से उन्होंने शक्तियों का पृथक्करण किया। तो कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किसने करवाया, 1793 में करवाया। किसने, 1793 में कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने 4 काम किए, स्थायी बंदोबस्त 1793 में, 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड स्थापित किया, निर्माण किया, जिसमें शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसके बाद पुलिस में सुधार के लिए शुरुआत की इन्होंने, सिविल सेवा के जनक मैन थे। और सिविल कोड, ठीक है, कि जो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण भी इन्होंने किया। इसके बाद जाए सर जॉन शॉ आए, इन्होंने इनके इसमें केवल 2 इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इनके द्वारा जो है गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया गया है। इनके द्वारा 1793 में चार्टर अधिनियम पेश किया गया, बस, ठीक है। हर 10 साल में जो है चार्टर अधिनियम पेश किया जाने लगा है, ठीक है। इसमें बीच में तब्दीली आ गई, जब मैं आपको चार्टर एक्ट और जो भी एक्ट बने उनको पढ़ाऊंगा तो उसमें जो है आपको आसानी से समझ में आएगी। अब बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली, ये भी गवर्नर जनरल ही है क्योंकि अभी प्रथा चालू हो चुकी थी। 1798 से 1805 तक ये रहे। इस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें थी। इनको बेसिकली जाना जाता है सहायक संधि के लिए। दोस्तों सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि के तहत क्या होती थी कि सहायक संधि में जैसे एक मान लीजिए 2 राजा थे, ये ए हो गए, ये बी हो गई, ठीक है। तो ये अंग्रेज हो गए और ये कोई रियासत राजा हो गए। तो इन्होंने अगर इनके साथ सहायक संधि अंग्रेजों ने की है तो अपनी एक सेना की टुकड़ी जो है यहाँ रख देते थे, ठीक है। उस रियासत में उस राज्य के पास अपनी एक सेना टुकड़ी रख देते थे, और उसका खर्च भी कौन उठाता था, वो राजा ही उठाता था। साथ ही साथ अगर उसे किसी से युद्ध करना है, किसी से मैत्री करना है, कोई भी कार्य करना होता है तो क्या होता था कि उसे अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी एक प्रकार के वो उनके अधीन हो गए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वो क्या हो गए थे, उनके अधीन हो गए थे, कुछ भी करना है आपको उनको पूछना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। यही होती है सहायक संधि, यानी आप हो तो कि भैया आपको आप घूम फिर सकते हो, लेकिन कहाँ घूमना है वो डिसाइड कौन करेगा, वो ये राजा करेंगे। तो लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि प्रणाली का सिद्धांत होगा। सहायक संधि का जो है प्रयोग भारत में पहली बार जो वेलेजली से पूर्व जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर चुके हैं, ठीक है। पर अंग्रेजों में हम बात करें तो जो गवर्नर जनरल थे उनमें ये सहायक संधि का जनक इन्हीं को कहा जाता है। लेकिन इसके भारत में जो है इससे पहले भी जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर चुके थे। इसके बाद जो है सहायक संधि करने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट 2, ठीक है। सहायक संधि स्थापित करने वाला पहला नवाब कौन था, तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। हैदराबाद के निजाम ने ही सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। देखते हैं, सबसे पहले हैदराबाद ने किया 1798 में। इसके बाद ही उससे लगा हुआ मैसूर पास में ही है, अब कर्नाटक है, पहले उस कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था, ठीक है। तो मैसूर को ही 1 साल बाद उन्होंने किया। तंजौर ने 799 में, और अवध ने, ठीक है, अवध ने जो है 1801 में किया। पेशवा ने 1801 में किया। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया है। दोस्तों ये बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो बाजीराव जो पेशवा थे वो द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय ने जो है स्वीकार किया है। बरार के भोसले थे, सिंधिया थे, सिंधिया जो अपने ग्वालियर के हैं, इन्होंने भी 1804 में क्या किया था,
सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा अन्य हैं जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ठीक है, इन्होंने जो भी है सहायक संधि को स्वीकार किया है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले यानी एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? तो दोस्तों हैदराबाद के निजाम थे, जो 1798 में किया। इसके बाद मैसूर के जो नवाब थे, मैसूर रियासत ने भी 1799 में की, तंजौर ने भी किया, अवध, ठीक है, अवध ने 1801 में किया, और पेशवाओं ने भी 1801 में किया, बरार के भोंसले ने 1803 में, और सिंधिया ने 4 में किया। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में हो व्यापमो अक्सर ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो कि मध्य प्रदेश उसके इर्द गिर्द घूमती हो, यानी मध्य प्रदेश उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंधिया जी ने जो है 1804 में सहायक संधि स्वीकार की। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है, अब इनके द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करवाई। किन्होंने स्थापना करवाई, ये हम आगे जो बेलेजली पढ़ रहे हैं, इन्होंने ही। तो फोर्थ जो पॉइंट है इसमें, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करवाई। इनके द्वारा ही कलकत्ता में कंपनी के नौकरों को प्रशिक्षण भी किया गया, यानी जैसे कि मान लीजिए कहीं भर्ती होती है, ठीक है, कंपनी में कहीं भर्ती होती है, तो उनको प्रशिक्षण देने की जो प्रथा है, तो लॉर्ड वेलिजली ने ही शुरू की। इसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा करवाई गई। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने करवाई? तो दोस्तों वो है वेलेजली। ठीक है, अब अगले हम बात कर लेते हैं सर जॉर्ज वेले। ठीक है, इनके समय में क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या किया, 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ। ठीक है, उस समय ये थे, वेल्लोर में विद्रोह भारतीय सैनिकों ने कई अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इनकी क्या है, तो वेल्लोर में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ऐसी कोई महत्वपूर्ण ये घटना नहीं घटी। इसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, दो थे, है ना, दो थे। एक आएंगे 1906 में हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो सेकंड, और ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, ये है ना। मध्य प्रदेश में जो राजधानी भोपाल है, यहाँ पर मिंटो हॉल भी है, यानी पुरानी विधानसभा बनाई गई। बेसिकली हुआ क्या था कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे वो भोपाल आ रहे थे, भोपाल रियासत में, तो उन्हीं के उसमें जो है ये मिंटो बनाया गया, और इसी का नाम लॉर्ड मिंटो रखा गया, तो इसलिए इसमें मिंटो हॉल है। ठीक है, और बाद में फिर जब स्वतंत्र हो गया तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा इसमें लगने लगा। अब वर्तमान में जो है विधानसभा नई बिल्डिंग में लगता है। ठीक है, नया उसका भवन बना 1996 में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हैं ये। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट में क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की संधि संपन्न हुई। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 में हुई। इसके अलावा इनमें ऐसे कोई कार्यकाल नहीं रहे, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं रही जो कि मतलब बताई जाए। इसके जो अगले हुए, जो अगले जो गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड हेस्टिंग हुए। ठीक है, 1812 से लेके और ये 23 तक थे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, बड़ा, बहुत ही बड़ा इनका शासनकाल रहा। इनके द्वारा गैर हस्तक्षेप नीति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गैर हस्तक्षेप नीति जो है, जो फालतू हस्तक्षेप किया जाता था उससे नीति को समाप्त कर दिया गया। इनके द्वारा प्रेस की जो सेंसरशिप को भी समाप्त की गई, है ना। सेंसरशिप प्रेस में जो है वो लगा दिया जाता था, क्या सेंसरशिप लगा दी जाती थी, उसको भी इन्होंने जो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। थर्ड नंबर पॉइंट है यहाँ पे, बम्बई में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा इनके द्वारा शुरू की गई इनके कार्यकाल में। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, इन सभी के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उर्जित अकेडमी में अपलोड है, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ जाके जो है देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है, इन्हीं के समय पे नेपाल में युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 14 से 16 तक, और इसमें जो है नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि हुई। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है सुगौली की संधि कि बहुत बार प्रश्नों में ये पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में हुई। किसके बीच हुई? अंग्रेजों और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके बीच में शासनकाल में रहा। इसके अलावा जो है इनके उसमें एक चीज़ और रही, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बदलाव हो गया है जो शायद इसमें आ नहीं पाया है। दोस्तों यहाँ पर एक गवर्नर जनरल जो आए हैं वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, शायद यहाँ पर आ नहीं पाया है, तो यहाँ आप लोग कर लेंगे। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बेंटिंग। ठीक है,
तो हम बात करेंगे यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। ठीक है, तो क्योंकि अब ये ख़त्म समाप्त हो गया इनका, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है आए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, इनके सुधार को काफ़ी सराहा जाता है, क्योंकि जो इनके सुधार थे आज भी जो है प्रासंगिक है। जिस तरह से उन्होंने सुधार किए थे, चाहे अब वो अलग बात थी कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से उन्होंने किया, पर ठीक है, उनके सुधार भी जो है आज भी प्रासंगिक है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पद पर आसीन होने के पूर्व वो जो विलियम बेंटिंक थे, तो गवर्नर जनरल से पहले क्या थे, वो 1803 में वो मद्रास गवर्नर रह चुका था, मद्रास का, जो कि उस समय पे बंगाली गवर्नर के तहत आता था। ठीक है, यानी जो मद्रास मुंबई था, उनके जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन थे। ठीक है, तो मैन कहा था बंगाल का था, रह चुका है। उसी समय 1806 में जो है माथे पर जो जातीय तिलक लगाते थे, ठीक है, जो तिलक लगाते थे सैनिक लोग, उनको उन्होंने मना करवा दिया था। कानों में बालियां नहीं पहना जा सकता है, और इसी कारण जो है वेल्लोर में जो है युद्ध हुआ, जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा गवर्नर जनरल को, तो उन्हीं की जो वेल्लोर, तो उस समय पे ये मैन आदमी था। ठीक है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सेकेंड हम बात करते हैं कि 1833 में, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट हुआ, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है उसको वो बंगाल का ना करके वो भारत के गवर्नर जनरल में जो है तब्दील कर दिया गया, यानी उसको बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। यानी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 1833 का एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। तो जो चार्टर एक्ट में क्या किया गया, अब इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। कैसे बढ़ाया गया कि जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, पूरे भारत का। तो इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर बना। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आखिरी गवर्नर। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि वो पद वहीं से स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब इनके समय में ही एक नया पद बना, कौन सा, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन, तो वो है विलियम बेंटिंक। ठीक है, क्लियर हुआ, ऐसे आप उसके याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्हीं के सहयोग से बेंटिंक ने क्या किया, 1829 में सती प्रथा को समाप्त बनाने के लिए एक कानून बनाया। ठीक है, तो 29 में जो कानून बना उसकी धारा जो है 17 के तहत विधवाओं में सती प्रथा जो है उसको अवैध घोषित किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, ये प्रावधान करवाया इस धारा 17 में, धारा 17 भी याद रखेंगे, धारा 17 में ये प्रावधान करवाया कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सती के लिए मजबूर करेगा तो उसको जो है प्राण दंड के समान समतुल्य माना जाएगा, और उसको मौत की सज़ा से मतलब घोषित की जाएगी। ठीक है, मतलब मौत की सज़ा जो है उसको दी जाएगी। चलिए हम अगला देख लेते हैं। उन्होंने कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। सॉरी दोस्तों, तो उन्होंने कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करवाई। किन्होंने करवाई, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की। ठीक है दोस्तों, हम जो पॉइंट बात कर रहे हैं उसको हमेशा जो है दिमाग में रखना है, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। छठवां पॉइंट है, इन्हीं के समय जो है जो 1833 का एक्ट आया, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, एक शिक्षा मतलब एक विधि आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, जो आज अभी भी चल रहा है विधि आयोग जो है भारत में, जो विधि आयोग चल रहा है वो 1833 के एक्ट से चला आ रहा है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें वर्तमान में। ठीक है, इन्हीं के समय पे क्या हुआ, मैकाले की अनुशंसा में, ठीक है, भारत इन्होंने क्या किया, जो भारतीय शिक्षा थी उसमें अंग्रेजी शिक्षा को लाने का श्रेय जो है किसको जाता है, वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के, जो भारत के, बंगाल के नहीं, अब भारत के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। इन्हीं ने जो है ऐसा किया। तो इन्हीं के अनुशंसा पर क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के माध्यम बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकाले के द्वारा
ठीक है, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया और उन्होंने क्या किया, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ही एक अध्यक्ष बनाया, जिसकी अध्यक्षता की किसने, मैकाले ने की। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं के समय पे मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले के द्वारा कानून का वर्गीकरण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके गवर्नर जनरल में बनाया गया, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। और मैकाले क्या थे, विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्हीं के अनुशंसा पर ही जो है क्या किया गया, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए जाने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या तथा बलिदान, जो बाल बलि होती थी, नर बलि होती थी, इन्हीं पर रोक लगाई। बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। किसने रोक लगवाई दोस्तों, ये लगवाई है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, 7वां पॉइंट जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हत्या और बाल बलि जो है, बलिदान होता है, इनको रोक लगवाई। ठीक है, इसके बाद जो है 8वां पॉइंट है, बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से, ठीक है, 1830 में ठगी प्रथा को भी पूर्णतः समाप्त करवाया। जो ठगी प्रथा थी उसको भी समाप्त करवाया है। तो इन्होंने क्या समाप्त करवाया, कन्या भ्रूण हत्या, जो पेट में ही गोद में ही मार दिया जाता था बालिकाओं को, वो समाप्त कराया। इसके बाद जो नर बलि दी जाती थी, बालकों को बलि दी जाती थी, वो भी रोक लगवाया। इसके बाद जो है बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी अंत करवाया। ये देखिए, ठगी प्रथा हो गई, बाल बलि हो गई और कन्या भ्रूण हत्या हो गई। ये 3 चीज़ों को इन्होंने जो है समाप्त करवाया। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और किया, वो है कि भारतीयों को क्या करने लगे, अब छोटे पदों में इनको भारतीयों को नियुक्त करने लगे। ठीक है, जैसे होता है ना, छोटा पद, फिर उससे बड़ा पद, फिर उससे और बड़ा पद, तो जो है जो मध्यम वाला पद था उसमें जो है भारतीयों की नियुक्ति भी इन्हीं के शासनकाल में हुई। किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद आए सर चार्ल्स मेडकॉफ आए, 35 से 36 तक रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस पर जो प्रतिबंध हटा दिया इन्होंने। एक एक्ट है, प्रेसों की स्वतंत्रता पर एक्ट था, मतलब पाबंदी थी, इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। यानी जो भारतीय थे, तो जो उनके ऊपर जो प्रेस थे, ठीक है, तो उस पर क्या था, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप हर कुछ चीज़ नहीं छाप सकते, तो ये जो है हटवा दिया गया। अब वर्नाकुलर क्या था दोस्तों, इसको मैं जब आगे पढ़ाऊँगा करीबन 1872-73 में, तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, जो अगला वीडियो में आएगा। अब अगले थे लॉर्ड ऑकलैंड थे। इनके में क्या हुआ, पहला अफगान युद्ध लड़ा गया। ठीक है, क्या हुआ, पहला अफगान युद्ध लड़ा गया। इसके अलावा ज़्यादा कोई विशेष चीज़ें नहीं थी। अब आई महत्वपूर्ण, लॉर्ड डलहौजी। बहुत महत्वपूर्ण थे लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो बेसिकली जो है सुधारों के लिए भी जाना जाता है, और सुधारों के साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें लगाई जो उसके लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई, उसके कहीं ना कहीं जो है यहाँ से भी इनके थोड़े थोड़े थोड़े, अगर कहा जाए तो इनकी भी ऐसी नीतियाँ रही हैं जिसका विरोध के तहत जो है वो आग जो है 1857 के रूप में भड़की। और वो अलग बात थी कि पूरे भारत में नहीं वो फैल पाई, किंतु कुछ क्षेत्रों में फैली और अंग्रेज़ों को एक भय उत्पन्न हुआ कि ये कहीं पूरे भारत में अगर फैल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 48 से 58 का जो लॉर्ड डलहौजी को बेसिकली जाना जाता है, वो जाना जाता है इनकी गोद निषेध, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा गोद निषेध की नीति जो है इनके महत्वपूर्ण रही। इन्होंने कैसे किया, ये पॉइंट हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, तो दोस्तों गोद निषेध बोला जाता है। यानी जो शासक ऐसे होते थे या ऐसे रियासत होती थी जिनके बच्चे नाबालिग हैं या शासन योग्य नहीं हैं, वो दूसरे बच्चे को एडॉप्ट गोद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी के तहत क्या किया 1900, तो इसी के तहत अब जब गोद नहीं ले सकते थे तो उनको राज कौन करेगा, तो कोई नहीं करता था, तो उसको अपने राज्य में ये मिला लेता था। ठीक है, बात समझ में आई। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध के तहत क्या होता था, जिन रियासत में राजा के पास उनकी स्वयं की संतान ना होकर या शासन योग्य नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक ऐसा ही हुआ रामगढ़ की रानी, जो मंडला की रानी थी अवंतीबाई, उन्होंने भी भाग लिया 1857 क्रांति में। उसके पीछे भी रीज़न यही था, मैंने बताया था। मैंने अवंतीबाई के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है दोस्तों, उस समय बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका भी यही मतलब
जो 1857 क्रांति में जो हुई उसमें जितने लोगों ने भाग लिया उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य था, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ चीज़ से उनको महरूम किया गया था। जैसे मंडला की हम बात करें तो वो उन्होंने गोद निषेध क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो योग्य नहीं थे, तो मंडला की जो रानी अवंतीबाई उन्होंने शासन किया, तो वो अंग्रेज नहीं चाहते थे। इस तरह से जो है उन्होंने भाग लिया, और जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो उन्होंने भाग ही नहीं लिया, इसीलिए जो है ये पूरी तरह से 1857 का युद्ध सफल नहीं हो पाया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के बारे में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी गोद निषेध के तहत पहला किसे अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया। तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो सतारा है 48 में, इसको क्रम से याद कर लीजिए। 1848 में सतारा, क्योंकि जमाने को भी आता है कि आप जमाइए कौन कौन से जो है ऐसा जमाने को आएगा कि 1848 में कौन सा था, फिर 49 में, 52 में, 53 में कौन सा, 54 में कौन था, ये सब चीज़ें पूछी जाती थी। इसको आप इस तरह से याद होना चाहिए आपको। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की शुरुआत के तहत सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जयपुर और संभलपुर दोनों 49 में। जयपुर तो राजस्थान में है, संभलपुर उड़ीसा में है। जयपुर, संभलपुर, उदयपुर ये मध्य प्रदेश में है 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, ठीक है, नागपुर 54 में। और 56 में किसको किया गया था, 56 में जो है सुशासन के आरोप में नहीं, बल्कि वहाँ प्रशासन अच्छा न चलने के आरोप में अवध को मिला लिया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो एक मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सतारा 48 में, उदयपुर संभलपुर 49 में, सॉरी जयपुर और संभलपुर 49 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, 53 में ही नागपुर, सॉरी 54 में नागपुर को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जो है ये डलहौजी ने क्या किया, 1853 में बॉम्बे से थाने से जो है, बॉम्बे में थाने से पहली रेल लाइन की शुरुआत की गई। पहली रेलगाड़ी जो है थाने से ही शुरुआत की गई थी, मुंबई का जो थाने है वहीं से स्टार्ट की गई थी 1853 में। इसके बाद इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांड टैंक रोड की शुरुआत की, इन्होंने पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की, और इन्होंने ही PWD जो PWD डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना भी 1854 में की। इन्होंने की 1854 में ही की है, कि इन्होंने लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही की गई। इसके बाद उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित करवाया, ठीक है। इसके दौरान भी जो है शासनकाल में 1854 में वुड डिस्पैच, ये विश्वविद्यालय की तरह मतलब वुड डिस्पैच एक शिक्षा आयोग बनाया गया। ये आयोग है 54 में बना। इनका काम क्या था, एक्चुअली क्या है, शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच नाम के व्यक्ति, इनका नाम है वुड डिस्पैच, 1854 में बनाया गया। और स्कूल में विश्वविद्यालय तक शिक्षा की अच्छी तरह से पहचान करवाई, मतलब कि इन्होंने करवाया कि प्राइमरी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है और उसमें मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्रावधान इन्होंने करवाया। तो हम जो आगे इसमें जो है वो डिस्पैच के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या क्या चीज़ें निकल के आई थी, इसमें लॉर्ड डलहौजी की उसमें निकल आई कि 1853 में मुंबई में थाने से पहली मतलब रेलगाड़ी चलाई गई, ठीक है, पहली रेलगाड़ी चलाई गई, ध्यान रखिएगा। 1853 में मुंबई, अब बॉम्बे हो गए, बॉम्बे में से थाने तक उन्होंने क्या चलवाई, एक पहली रेलगाड़ी चलाई गई। फिर 53 में ही, उसी में ही क्या हुआ कि पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई, है ना, पहले शुरुआती है टेलीग्राफ लाइन इन्हीं के समय खोली गई, ठीक है। ग्रांड टैंक रोड की भी शुरुआत इन्होंने करवाई, पोस्टल सिस्टम की शुरुआत इन्होंने करवाई, और साथ में एक चीज़ और हो गई, PWD डिपार्टमेंट इन्हीं के समय बना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में, ठीक है, 1856 में। किसने करवाया दोस्तों, ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने करवाया, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर ने करवाया था। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है इनके शासनकाल के दौरान जो है 1854 में जो है एक शिक्षा सुधार आयोग बना, वुड डिस्पैच के नाम से, इन्होंने भी पारित करवाया, ठीक है, शिक्षा संबंधित था। प्रश्न पूछा भी जाता है कि वुड डिस्पैच जो है किससे संबंधित है, दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरह से जो है ये वीडियो समाप्त होता है। पहला भाग था, इसके बाद दूसरा भाग भी बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। और तीसरा भाग, 3 भागों में ये चैप्टर समाप्त होगा। इसके बाद हम युद्ध पढ़ेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए हैं, और इसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हम भारत की और चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी, कि कांग्रेस की स्थापना हो गई, और कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से जो है मतलब भारत के अंदर अब क्या कौन कौन सी अंग्रेजों द्वारा गतिविधियाँ की गई, जैसे असहयोग आंदोलन, ये सब हम पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी ये टॉपिक समाप्त होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।